नमस्ते। यस जी स्मार्ट लाइफ हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रेमचंद जी द्वारा लिखित बड़े भाई साहब यह कहानी पढ़ेंगे, जो कहानी फिलहाल सीबीएसई कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श में संकलित है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब यह कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। यह कहानी लिखने वाले प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में तथा उनकी मृत्यु 1936 में हुई। प्रेमचंद जी अपने जमाने के कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं जो मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संकलित हैं और उन्होंने गोदान, गबन, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र आदि उपन्यास भी लिखे। प्रेमचंद जी अपनी सरल और मुहावरेदार भाषा के लिए विख्यात थे। उन्होंने लोक भाषा को साहित्य भाषा बनाया। उनकी भाषा आम जनता के बहुत निकट थी। तो चलिए देखते हैं प्रेमचंद जी ने बड़े भाई साहब कहानी के माध्यम से क्या संदेश दिया है। इस कहानी में 2 पात्र हैं। उसमें एक है बड़े भाई साहब और दूसरा पात्र है छोटा भाई। ये दोनों भाई पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहते हैं। दोनों भाइयों की उम्र में 5 साल का फासला है। पाठ के शुरुआत में छोटे भाई की उम्र 9 साल की तथा बड़े भाई की उम्र 14 साल की बताई गई है। छोटा भाई 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो बड़ा भाई 9वीं कक्षा में। दोनों में केवल 3 दर्जे का अंतर था। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से बड़ों की कर्तव्य निष्ठा तथा छोटों के मन में बड़ों के प्रति सम्मान की भावना को उजागर करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ तत्कालीन शिक्षा पद्धति पर भी व्यंग्य कसा है। जीवन की असली समझ किताबी ज्ञान से ज्यादा अनुभव ज्ञान से आती है। आदि प्रकार की बातों पर प्रमुखता से प्रकाश डालने का काम इस पाठ के माध्यम से लेखक ने किया है। देखिए यहाँ पर कहानी की शुरुआत। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत ढालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। देखिए यहाँ पर शुरुआत में बड़े भाई के बारे में कुछ बताया गया है। बड़ा भाई छोटे भाई से 5 साल बड़ा है, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे है, मतलब 3 ही क्लास वो उनसे आगे हैं। बड़े भाई की कुछ स्वभावगत विशेषताएं भी यहाँ पर बताई गई हैं। बड़ा भाई पढ़ाई के मामले में कोई जल्दबाजी से काम नहीं करना चाहता है। वो हर कक्षा में जी तोड़ मेहनत करके ही अगली कक्षा में जाना चाहता है। उनका मानना है कि अगर भवन की बुनियाद मजबूत हो तो ही उस पर आलीशान महल बन सकता है, अन्यथा उस पर आलीशान महल नहीं बनेगा। पढ़ाई के बारे में ही उनके यह विचार है। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। देखिए छोटा भाई 9 साल का है, बड़ा भाई 14 साल का है, इसलिए बड़े भाई को छोटे भाई की निगरानी और उस पर गुस्सा करने का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार है, इस प्रकार छोटा भाई मानता है। और छोटा भाई यह भी मानता है कि उनके हुक्म को मैं कानून समझूं, मतलब उनकी हर बात मैं मान लूं, उनकी हर बात को मैं समझ लूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। यहाँ पर इस परिच्छेद में बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताई गई हैं कि बड़ा भाई किस प्रकार का है।
शुरुआत में बताया गया है कि बड़ा भाई बहुत ही अध्ययनशील था, हमेशा किताब खोले बैठे रहता था और किताब में वो हमेशा कुछ अलग अलग तस्वीरें बनाया करता था, एक ही शब्दों को बार बार लिखता था, एक ही शेर को बार बार लिखने का प्रयास करता था, कुछ ना कुछ अलग और रहस्यमय बनाने का प्रयास करता था और छोटे भाई के वो समझ में बिल्कुल नहीं आता था और इस बारे में छोटा भाई बड़े भाई को पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि छोटा भाई था 5वीं कक्षा में और बड़ा भाई था 9वीं कक्षा में। बड़े भाई को कुछ सवाल करना मतलब सीधा शेर की दहाड़ में हाथ डालने जैसा था, इसीलिए छोटा भाई कभी बड़े भाई को पूछता ही नहीं था। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटार कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे मेरा अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे। देखिए, यहाँ पर छोटे भाई के अध्ययन के बारे में बताया गया है। जैसे कि पिछले अनुच्छेद में हमने देखा कि बड़ा भाई बहुत ही अध्ययनशील था, लेकिन यहाँ पर इस परिच्छेद में बताया गया है कि छोटे भाई को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था उसका। 1 घंटा भी वह किताब लेकर बैठा तो उसको पहाड़ जैसा लगता था, मतलब बहुत कठिन काम उसे लगता था और मौका पाते ही वह मैदान में खेलने के लिए भाग जाता था। कभी वो कंकरियाँ उछालता था, वहां पर जाकर कागज की तितलियां उड़ाता था और कोई साथी मिल गया तो पूछो ही मत भाई, दोस्तों के साथ खेलता रहता था, 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदता था, फाटक पर सवार होकर मोटर कार का आनंद उठाता था। लेकिन जब भी वह कमरे में आ जाता था तो बड़े भाई का रुद्र रूप देखकर उसके प्राण सूख जाते थे। प्राण सूखना मतलब क्या, बहुत डर जाना। और बड़े भाई का पहला सवाल रहता था, कहाँ थे। और ये छोटे साहब तो सिर्फ मौन धारण किए हुए खड़े थे, वो कुछ बोल ही नहीं पाते थे और उनका मौन कह देता था कि उनके सारे अपराध उन्हें स्वीकार है। और इसी कारण बड़ा भाई थोड़ा सा स्नेह से, थोड़ा सा प्यार से और थोड़ा सा क्रोधित होकर रोष में आकर उसे उसका सत्कार कर देता था, मतलब उसको भली बुरी बातें सुनाता था। देखिए यहाँ पर बड़ा भाई छोटे को किस प्रकार से समझाता है। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते ही रहोगे और एक हर्फ न आएगा। हर्फ शब्द का अर्थ होता है अक्षर। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं, कोई मजाक की बात नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो एरा गैरा नत्थु खेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान होते। बड़ा भाई यहाँ पर कहना चाहता है कि अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। अगर वो इतना आसान होता तो कोई भी मामूली सा आदमी आकर इस अंग्रेजी का विद्वान हो जाता। इस प्रकार वो छोटे भाई को समझा रहा है। वो आगे बता रहा है कि यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, यानी कि कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आती है, सिर्फ थोड़ी बहुत आती है, ऐसा उसको कहना है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं सीख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं, तुम कितने घोंगा हो, कितने मूर्ख हो तुम, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कितना परिश्रम मैं करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मेले तमाशे मतलब क्या, खेल उत्सव, महोत्सव या फिर टूर्नामेंट जिसको हम बोल सकते हैं। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास तक नहीं फटकता, यानी कि मैं कभी उस खेल में शरीक नहीं होता, शामिल नहीं होता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यो खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो?
यहाँ पर बड़े भाई को सिर्फ अभ्यास के बारे में छोटे भाई को समझाना है। वो उसे कहते हैं कि तुम इस प्रकार से वक्त गवाकर तुम पास हो जाओगे, ऐसा तुम सोच रहे हो? तुम मुझे देखते नहीं हो क्या? मैं 2-2 3-3 साल एक ही दर्जे में पढ़ा रहता हूँ। अगर तुम इस प्रकार अध्ययन नहीं करोगे तो तुम उम्र भर एक ही दर्जे में सड़ते रहोगे। तुम्हें अगर इस तरह से उम्र गंवानी है तो बेहतर है कि तुम घर चले जाओ। घर चले जाने की सलाह यहाँ पर बड़ा भाई छोटे भाई को देता है। तुम दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हो? इस प्रकार भी छोटे भाई को समझाया जा रहा है। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बांध चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। देखिए यहाँ पर बड़े भाई की ये बातें सुनकर छोटा भाई जो है वो आंसू बहाने लगता है, रोने लगता है और उसको ऐसा लगता है कि अपराध तो मैंने किया है तो ये लताड़ भी मुझे सुननी पड़ेगी। बड़े भाई की ये जो रोष भरी बातें हैं ये भी मुझे सुननी पड़ेगी। और ऊपर से ये जो बड़े भाई है वो उपदेश की कला में बहुत ही निपुण है। वो ऐसी ऐसी लगती बातें यानी कि दिल को चुभने वाली बातें वो बोलते हैं कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और एकदम पढ़ाई करने की जो हिम्मत थी वो टूट जाती है। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं? जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। बिना पहले के नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेलकूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। मद यानी कि खेलकूद की जो बात थी वो बिल्कुल उड़ जाती। खेलना कूदना सब बंद, टाइम टेबल में बिल्कुल उसकी हिस्सेदारी नहीं लेनी है। इस प्रकार प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। देखिए यहाँ पर छोटा भाई तुरंत एक टाइम टेबल बनाने का प्रयास कर रहा है कि वो सोच रहा है कि मैं आगे से बिल्कुल और बहुत ही मेहनत करूंगा, बहुत पढ़ूंगा लिखूंगा और इसलिए पहले से ही कोई स्कीम तैयार किए बिना काम कैसे शुरू होगा, यह बात सोचकर वो टाइम टेबल बनाने लगता है। टाइम टेबल कुछ इस प्रकार का वो बना रहा है कि सुबह यानी कि प्रातःकाल 6 बजे उठना है, हाथ मुंह धोना है, उसके बाद नाश्ता करना है और तुरंत पढ़ाई के लिए बैठ जाना है। 6 से 8 तक अंग्रेजी, सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ने की बात वो कर रहा है। 8 से 9 तक हिसाब और उसके बाद हिसाब पढ़ने की बात वो कर रहा है। हिसाब यानी कि गणित, मैथमेटिक्स। 9 से 9:30 तक इतिहास यानी कि हिस्ट्री, यहाँ पर वो 9 से 9:30 तक पढ़ना चाहता है। फिर भोजन और स्कूल और उसके बाद भोजन करके स्कूल जाने की बात वो सब टाइम टेबल में लिख रहा है। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल और स्कूल से आने के बाद आधा घंटा आराम करने के बाद तुरंत पढ़ाई के लिए बैठना है और पढ़ाई में सबसे पहले भूगोल यह सब्जेक्ट लेना है यानी कि ज्योग्राफी लेना है। 5 से 6 तक ग्रामर, अंग्रेजी ग्रामर की बात वो कर रहा है। आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, थोड़ा सा जी बहलाने के लिए आधा घंटा हॉस्टल के बाहर टहलने की बात वो भी टाइम टेबल में वो लिख देता है। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय और फिर विश्राम। इस प्रकार का टाइम टेबल छोटा भाई बना लेता है और सोचता है कि हर दिन मैं इसी टाइम टेबल के हिसाब से काम करूंगा तो मुझे बहुत अच्छे अंक मिलेंगे, बहुत अच्छा पढ़ना लिखना मेरा हो जाएगा। इस प्रकार से वो सोच रहा है। लेकिन देखिए टाइम टेबल बनाने के बाद असल में ये छोटा भाई स्टडी करता है या नहीं करता है, देखिए अगले परिच्छेद में। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। अमल करना मतलब कार्य प्रत्यक्ष रूप में शुरू करना। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। अवहेलना यानी कि तिरस्कार शुरू हो जाता है उस टाइम टेबल का। टाइम टेबल बना तो ले लिया लेकिन उसकी तरफ वो दूसरे दिन से देखता भी नहीं है, उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। और उस टाइम टेबल की यह जो अवहेलना, यह जो तिरस्कार है वो किस कारण हो रहा है? क्योंकि मैदान की वह सुखद हरियाली, मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती,
मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। ये पढ़ाई लिखाई टाइम टेबल बनाना ये सारी बातें वो छोटा भाई साहब भूल जाता था। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ी पुस्तकें किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत यानी कि सलाह देने की और फजीहत यानी कि अपमान करने का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता और यहाँ पर छोटा भाई बड़े भाई से थोड़ा सा डरने लगा है, इसके कारण वो उनसे दूर भागने लगा है। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। देखिए यहाँ पर ये छोटा भाई बड़े भाई से इतना डरने लगा कि बड़े भाई ने एक नजर उठाकर उसकी तरफ देखा तो भी उसके प्राण निकल जाते थे, ऐसा उसे लगता था। प्राण निकल जाना यानी कि क्या, बहुत डर जाना। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन से जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। देखिए यहाँ पर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ये छोटा भाई जो था वो उसने कभी भी यहाँ पर खेल कूद से तिरस्कार नहीं किया। वह फटकार खाने के लिए, घुड़कियां खाने के लिए भी तैयार था। घुड़कियां यानी कि क्या, अपमान करने योग्य कुछ बातें सुनने के लिए भी वो तैयार था, लेकिन खेल कूद से तिरस्कार करने के लिए वो छोटा भाई तैयार नहीं था। उसे खेलना बहुत ज्यादा पसंद था।